हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट की वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया था। एक तो आपके पास थी रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर एंड दूसरी हमारे पास क्या थी, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिमेनिंग टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक तो आपके पास क्या, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड एक हमारे पास क्या बनेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज की वीडियो हम फटाफट शुरू करते हैं विद द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनिशियली व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? आप क्या बोलते हो? फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई लिक्विड जाके क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीज। उसी को आप क्या बोलते हो? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। या आप क्या बोलते हो? फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर किसी लिक्विड का और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, सेम। ठीक है, जब एक ही सब्सटेंस के जो लिक्विड फेज है और सॉलिड फेज है उन दोनों का वेपर प्रेशर क्या आता है, सेम आता है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को आप क्या बोल दोगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोल दोगे? फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, जैसे कि लास्ट हमने सीखा था इन द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एडिशन करते हो, किसका, एनवीएस का, किसका, एनवीएस का। एंड एनवीएस हमारे पास क्या था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, हमने वहाँ देखा था कि जब भी आप एडिशन करते हो किसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एनवीएस का, इस कंडीशन के अंदर फाइनली जो सोल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा आता है। किसके कंपेयर में ज़्यादा आता है? प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर रिपीट होने वाली है। आप फिर से क्या बोलोगे, जब आप किसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एडिशन करते हो, किसका, एनवीएस का, इस कंडीशन के अंदर फाइनली जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा, मतलब डिप्रेस हो जाएगा। किसके कंपेयर में कम आएगा? प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। इसी को आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी ओवरऑल ये हो गया कि अगर मैं एडिशन करता हूं किसी एनवीएस का एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जो सोल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ एनवीएस। ठीक है, ये जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ इसी को आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट? इट इज डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द solution as compared to pure solvent when a non-volatile solute is added into it। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। जब भी आप किसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एडिशन कर दोगे एनवीएस का, इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो पहले से वीक हो जाती है। रिजल्ट, सोल्यूशन को फ्रीज करने के लिए आपको और ज़्यादा कम टेम्परेचर देना पड़ता है। तो आप क्या बोलते हैं, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिप्रेस हो गया। कब हो गया? जब आपने प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एडिशन किया, किसका, एनवीएस का। ठीक है, सेम यहाँ पर आप कंडीशन सेलेक्ट करोगे, लेट कर लो टी नॉट एफ। आपके पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। एंड टी एफ आपके पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, टी नॉट एफ क्या आएगा आपके पास, ज़्यादा, टी एफ क्या आएगा, कम। ठीक है, इस बार ज़्यादा आपके पास क्या है, टी नॉट एफ, कम आपके पास क्या है, टी एफ। इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या देगा, डेल्टा टी एफ। ठीक है, एंड ये जो डेल्टा टी एफ आया इसी को आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हो जाएगा। टी नॉट एफ हमने लेट किया, आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का। टी एफ आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सोल्यूशन का। सिंस टी नॉट एफ क्या है, ज़्यादा, और टी एफ क्या है, कम। अगर मैं इसमें से टी एफ को माइनस करूंगा, इस कंडीशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा एंड वो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा टी एफ। एंड इसे डेल्टा टी एफ को आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। लाइक एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ भी हमारे पास क्या आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। स्मॉल एम का मतलब क्या था, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अगेन जैसे आप साइन हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी का, आपके पास फिर से कांस्टेंट आएगा के एफ। ठीक है, इस बार ये जो के एफ आया है हेयर, के एफ, इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट।
या आप इसको बोलते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, मोलैलिटी था, सेम डेल्टा टी एफ भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। आपने वहाँ पे सेनेट आया था प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट क्या आया था आपके पास, के बी, ठीक है। अब यहाँ पे सेनेट आओगे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट क्या आएगा आपके पास, के एफ। इस के एफ को आप क्या बोलते हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप इसको सिंपली बोलते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फॉर द डेफिनेशन ऑफ के एफ आप क्या करते हो, अगेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, देन क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, के एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ। आप यहाँ से के एफ की डेफिनेशन बना सकते हो इजिली। आप क्या बोलते हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन कब, व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 बन जाती है, इस कंडीशन के अंदर उसका जो डेल्टा टी एफ आता है वही उसका क्या होता है, के एफ होता है। क्या होता है, के एफ होता है। मतलब डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब हम यहाँ से मोलैलिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। आप सभी को पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या थी, मास ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय में मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपके पास क्या होता है, ए, किलोग्राम के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई में मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द किलोग्राम। सेम मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो यह आ गया आपके पास गिवन मास बाय में मोलर मास, WA इंटू में 1000। अभी आपके पास मोलैलिटी की वैल्यू आ चुकी है। आप क्या करोगे, जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे ताकि जो आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो बन जाए। पुट करो, क्या बनेगा, ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में m था, ये हो गया WB इंटू में 1000 बाय में MB इंटू में WA। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ चुका है फॉर द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आप निकालोगे MB आल्सो, फाइंड द MB इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट KF इंटू में WB इंटू में 1000 बाय में डेल्टा TF इंटू में क्या आ जाएगा, WA। सेम बच्चों यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव करोगे, सीधा यहाँ से प्रूव कर सकते हो। डेल्टा TF क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी ये हो गया डेल्टा TF तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी है, एंड जो मोलैलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी यहाँ से आप बोल सकते हो कि डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको बताया था मैंने ऐसी सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती हो, उसी को आप क्या बोलते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर बोलेगा ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यहाँ तक आप करके देखा होगा डेरिवेशन। फाइनली आपको बोलेगा हाउ वुड यू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट यूजिंग इट। आप इसका यूज़ करके सॉल्यूट का जो मोलिकुलर मास है उसको कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे पास कवर हो चुकी है। फाइनली यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला फॉर द KF, ठीक है। अगर आपको KF निकालना तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, KF इज इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू में गैस कांस्टेंट, फिर आप लिखोगे T0F का स्क्वायर, ठीक है। T0F आपके पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बाय में 1000 इंटू में डेल्टा H फ्यूजन। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ KF, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो फॉर द KB। यहाँ पे KB आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, T0B का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H वेपोराइजेशन, ठीक है। तो KF का फॉर्मूला बन चुका है, इसका यूज़ करके आप KB का फॉर्मूला भी बना सकते हो। अभी हम करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफ में आप क्या करोगे, दो एक्सिस हमने लिए, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस,
यहाँ पर आप ले लो टेम्परेचर एंड यहाँ पर आप यूज़ करो वेपर प्रेशर। दो कर्व बनेंगी फिर से, एक तो आपके पास किसके लिए बनेगी, सॉल्वेंट के लिए, और एक आपके पास बनेगी सोल्यूशन के लिए। ठीक है, एक हमारे पास बनेगी सॉल्वेंट के लिए और दूसरी आपके पास बनेगी सोल्यूशन के लिए। ये है सॉल्वेंट के लिए एंड ये हमारे पास किसके लिए, सोल्यूशन के लिए। इसको मैं बोलता हूँ ए बी एंड इसको बोल दिया मैंने सी डी। एक आपके दिमाग में यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोल्यूशन की कर्व है वो ज़्यादा नीचे क्यों जा रही है। अगेन हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में। क्योंकि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है सॉल्वेंट के कंपेयर में, इसीलिए जो सोल्यूशन की कर्व है वो ज़्यादा नीचे तक जाएगी। ठीक है, आप इस ग्राफ को ऐसे रीड करो, हमने जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो लिया ए पोजीशन से, हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को कूल कर रहे हैं, उसके वेपर्स क्या है, कम होते जाएंगे, हेंस जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या, कम होता जाएगा। ठीक है, हमने सीखा था कि जो वेपोराइजेशन है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अगर मुझे लिक्विड को फ्रीज करना है तो नॉर्मल सी बात है, मुझे कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और कम टेम्परेचर का मतलब है वेपर्स क्या, कम होती जाएंगी। यहाँ से हमने शुरू किया, हम लिक्विड को कूल कर रहे हैं, उसके वेपर्स क्या, कम होते जा रहे हैं। एक कंडीशन, एक टेम्परेचर ऐसा आया जब उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या बन गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। बी हमारे पास वो पॉइंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, आपने सॉल्वेंट को कूल किया, आप कूल करते जा रहे हो, वेपर्स क्या, कम होती जा रही हैं। एक टेम्परेचर, एक कंडीशन ऐसी आई जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या पहुंच गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, यानी इस पॉइंट पर वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा वो बन जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। सेम फॉर द सोल्यूशन, आप सी से शुरू कर रहे हो, सोल्यूशन को आप कम टेम्परेचर दे रहे हो। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलेगा आपको, ये हमारे पास क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और ये आपके पास है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और हमने सीखा है टी नॉट एफ माइनस में टी एफ, इसी को आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इन दोनों के बीच का ये वाला डिफरेंस, ये लिटिल डिफरेंस। ठीक है, इसी को आप क्या बोल दोगे, डेल्टा टी एफ। आगे बात समझ में, ये है हमारे पास सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपके पास है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो लिटिल डिफरेंस निकलेगा ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा टी एफ। ठीक है, एक चीज़ और देखो, अगर ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, ये जो हमारे पास कर्व बनती है ये किसके लिए बनती है, फॉर द सॉलिड सॉल्वेंट। एंड जो ये हमारे पास कर्व थी ये किसके लिए थी, फॉर द लिक्विड सॉल्वेंट। समझ जाओगे, ये था हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट के लिए। इस कंडीशन के अंदर, इस पॉइंट पर जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कर्व बनेगी, ये वाली थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये जो कर्व बनेगी ये हमारे पास किसके लिए बनेगी, फॉर द सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। एंड ध्यान रखना, अगेन जो डिप्रेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, एनवीएस पर। ठीक है, आप कितना एनवीएस ऐड कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप एनवीएस ऐड करोगे डिप्रेशन क्या आएगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। वैसे ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, बात करें एक एमसीक्यूज क्वेश्चन की, थोड़ा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या है, वही 1m NaCl है, आपके पास 1m CaCl2 है, आपके पास 1m Al2 SO4 थ्राइस है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, आपको 3 सॉल्यूशंस गिवन है, एक तो है 1m NaCl का सोल्यूशन, एक आपके पास है 1m CaCl2 का सोल्यूशन, एक आपके पास 1m Al2 SO4 थ्राइस का सोल्यूशन। ठीक है, आपको ये कह रहा है मैक्सिमम डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, ये आपको सिंपली बताना है इन तीनों सोल्यूशन में से ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम बनेगा। ठीक है, कैसे बताओगे,
अगेन आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स बनेंगे वहाँ पर डिप्रेशन क्या आएगा, सबसे ज़्यादा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इन द लास्ट लेक्चर कि 1 मोल ऑफ NaCl है, इससे आपको कितने पार्टिकल्स मिलते हैं, 2 पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ CaCl2 है, इससे आपको कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, 3 पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट है, इससे आपको मिलेंगे 5 पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि जो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट है ये आपको देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी जब ये सॉल्यूट डिसोसिएशन में जाएगा ये आपको देगा मैक्सिमम पार्टिकल्स, और मैक्सिमम पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम डिप्रेशन। 1MAl2SO4 थ्राइस सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। देन हमारे पास ये सोल्यूशन, देन हमारे पास ये सोल्यूशन 1MNaCl सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये था बच्चों हमारे पास आज का टॉपिक डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। इसकी मेनली 2 एप्लीकेशंस बनती है, इन एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस और इन डी आइसिंग एजेंट्स। दोनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1। इनिशियली आपके पास आता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मतलब समझो कि एंटी फ्रीज का मतलब क्या होता है। देखो नेम में ही आ रहा है एंटी फ्रीज, ठीक है, यानी ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो किसी लिक्विड को फ्रीज होने से रोके उसको आप क्या बोलोगे, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। क्या बोल दोगे, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। इसके अंदर आता है एग्जांपल में इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस का। देखो बच्चों होता क्या है, जो हमारे पास कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है या फिर 0 से भी नीचे होता है। तो वहाँ पे कंट्रीज़ में होता क्या है, वो जो व्हीकल यूज़ करते हैं, कार या कोई भी 4 व्हीलर, उसमें जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर, ठीक है, आप सभी को पता है जितने भी हमारे पास 4 व्हीलर्स होते हैं इनमें क्या होता है, रेडिएटर होता है। ठीक है, एंड इन द रेडिएटर क्या फिल किया जाता है, वाटर। क्या फिल किया जाता है, वाटर। अगर वहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है या फिर 0 से भी नीचे है, इस कंडीशन के अंदर ये वाटर क्या आ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रीज। क्योंकि वाटर को क्या मिल रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। आप सबको पता है कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है या फिर 0 से भी नीचे है, इस कंडीशन के अंदर वाटर क्या आ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। जैसे ही वाटर फ्रीज होगा, ये जो हमारे पास रेडिएटर है ये अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा, ये ख़राब भी हो सकता है। इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास गाड़ी का इंजन होता है, कार का इंजन है या किसी भी 4 व्हीलर का इंजन है, उसकी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इस वाटर को फ्रीज होने से बचाना होता है। ठीक है, ये वाटर फ्रीज नहीं होएगा तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारे पास रेडिएटर है अच्छे ढंग से काम करेगा और जो गाड़ी है वो भी हमारे अच्छे ढंग से काम करेगी। इसी वाटर को फ्रीज होने से बचाने के लिए हम एडिशन करते हैं इसके अंदर एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का, अगेन जो कि आपके पास बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। जैसे आप इसके अंदर एडिशन कर दोगे वाटर के अंदर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का, इथाइलिन ग्लाइकोल का, इस कंडीशन के अंदर अब ये वाटर हमारे पास 0 पे फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये 0 से नीचे ही फ्रीज होगा। अब कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होगा वो तो एक्चुअल में डिपेंड करेगा कि आपने कितना इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया है। ठीक है, इतना श्योर है कि जैसे ही आप वाटर के अंदर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ऐड कर दोगे, कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल, इस कंडीशन के अंदर ये वाटर फ्रीज होने वाला नहीं है। और वाटर फ्रीज नहीं होएगा तो जो रेडिएटर है वो हमारा ख़राब नहीं होगा एंड जो गाड़ी है वो अच्छे ढंग से काम करती रहेगी। ठीक है, तो ये थी इसकी पहली एप्लीकेशंस कि जो हमारे पास एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का। नाउ हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन आती है जो कि है इन डी आइसिंग एजेंट्स। ये डी आइसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, आप क्या बोलते हो, ये हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो डी आइसिंग का काम करते हैं। डी आइसिंग का मतलब है ये वाटर को फ्रीज होके आइस नहीं बनाने देते। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो वाटर की आइस बनने से रोके उसी को आप क्या बोलते हो, डी आइसिंग एजेंट्स। इसके अंदर आता है कॉमन साल्ट NaCl एंड हमारे पास आता है CaCl2 जो कि नॉर्मली एज ए डी आइसिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे पास कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो रोड्स हैं या फिर हाईवेज़ है, वहाँ से स्नो को क्लियर करने के लिए वो यूज़ करते हैं किसका, कॉमन साल्ट का, या फिर वो यूज़ करते हैं CaCl2 का। ऐसा क्यों? देखो बच्चों होता क्या है,
वहाँ पे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या होता है, 0 होता है या फिर इससे भी कम होता है। इतने टेम्परेचर पे जो स्नो आइस की मेल्टिंग नहीं हो पाती है। तो मेल्टिंग करवाने के लिए हमें स्नो के अंदर करवाना पड़ता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट करवाने के लिए इस स्नो के अंदर मिक्सिंग किए जाते हैं NaCl या फिर CaCl2। ठीक है, जैसे आप NaCl मिक्स कर दोगे स्नो के अंदर, फाइनली जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। स्नो के अंदर क्या आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड ये हमारे पास NaCl। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो सोल्यूशन बनेगा उसमें बन जाएगा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। एंड उस सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आता है -21 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप मिक्स करते हो CaCl2, इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बनता है -55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो हमारे पास वाटर था जिसकी आइस का फॉर्मेशन हो रहा था, स्नो का फॉर्मेशन हो रहा था कितने टेम्परेचर पे, 0 पर। अब उसका जो हमारे पास स्नो का फॉर्मेशन होएगा, आइस का फॉर्मेशन होएगा कितने टेम्परेचर पे होएगा, -21 पर या फिर -55 पर। ठीक है, इतना लेस टेम्परेचर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्नो होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या मेल्टिंग शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि जो डी आइसिंग एजेंट्स है उसके फॉर्म में यूज़ करते हैं NaCl का या फिर CaCl2 का, ताकि जो हमारे पास स्नो है जो कि रोड्स पे स्प्रेड हुई पड़ी है उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे पास 2 मेन एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं। पहली एप्लीकेशन थी इन एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए ये वो सॉल्यूशंस हैं जो वाटर को फ्रीज नहीं होने देते, उसको आप क्या बोलते हो, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। मेनली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस का, इन द कोल्ड कंट्रीज़। ठीक है, ये जो कोल्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पे जो गाड़ियों के अंदर रेडिएटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर फिल होता है। एंड ये जो वाटर है हमारे पास फ्रिज हो सकता है। एंड जैसे वाटर हमारे पास फ्रिज हो जाएगा तो जो रेडिएटर है वैसे ढंग से वर्क नहीं करेगा एंड जो गाड़ी की एफिशिएंसी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ये जो वाटर है जो कि है इन द रेडिएटर, इसको फ्रिज होने से बचाने के लिए इसमें एडिशन करते हैं किसका, एंटी फ्रीज सोल्यूशन का, जो कि आपके पास क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। जैसे आप एडिशन कर दोगे एंटी फ्रीज सोल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल का, इस कंडीशन के अंदर जो वाटर है वो फ्रिज नहीं हो पाता है एंड जो हमारे पास रेडिएटर है और जो गाड़ी है दोनों अच्छे ढंग से वर्क करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि समर के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, समर में टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो जो हमारे पास अगेन जो वाटर पड़ा है इन द रेडिएटर, उसके बॉयल होने के चांसेस क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वाटर हमारे पास जल्दी बॉयल हो जाएगा उसकी वेपर्स क्या बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी और वो वाटर जल्दी ख़त्म हो जाएगा इन द रेडिएटर। तो हम क्या करते हैं, अगेन वाटर हमारे पास जल्दी बॉयल ना हो, उसकी जल्दी वेपर्स ना बने, वो जल्दी ख़त्म ना हो, तो उसके लिए एडिशन कर देते हैं फिर से किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, क्योंकि क्या करवा देगा, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। बात करते हैं इन डी आइसिंग एजेंट्स। मैंने बोला डी आइसिंग एजेंट्स आपके पास वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर की आइस नहीं बनने देते। इसमें हमारे पास आता है NaCl और CaCl2। कोल्ड जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर स्नो को क्लियर करने के लिए फ्रॉम द रोड्स हम यूज़ करते हैं NaCl का या फिर CaCl2 का, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे स्नो की मेल्टिंग नहीं हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है सराउंडिंग का काफ़ी कम होता है। तो हमें स्नो के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें करवाना पड़ता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट करवाने के लिए उनमें एडिशन किया जाता है NaCl का या फिर CaCl2 का। जैसे आप NaCl ऐड करोगे इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है, -21। अगर आप मिक्स करते हो CaCl2 विद द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ स्नो, इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, -55। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे हमारे पास फाइनली सोल्यूशन क्या आएगा, फ्रीज होएगा। ठीक है, जो कि सराउंडिंग का नहीं होता है। तो इतने टेम्परेचर के कारण जो हमारे पास स्नो है उसके अंदर ऑटोमेटिक मेल्टिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चों आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास आइसक्रीम बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो आइस यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, सैलाइन होती है। कौन सी, सैलाइन। 2 तरह की आइस होती है, एक तो प्योर वाटर की जिसको आप सिंपली आइस ही बोलते हो, लेकिन अगर उसी वाटर के अंदर मैं सॉल्ट को मिक्स कर दूँ, इस कंडीशन में मैं आइस बनाऊँ, उसको मैं बोलूँगा सैलाइन। क्या बोलूँगा, सैलाइन आइस। क्वेश्चन बन सकता है कि इन द आइसक्रीम बॉक्सेस आप यूज़ करते हो सैलाइन आइस का, ऐसा क्यों? आप बोलोगे जो सैलाइन आइस होती है इसमें क्या होता है, सोल्ट मिक्स होता है एंड इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है, एंड काफ़ी कम फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास आइस है ये क्या होती है, ज़्यादा कूल होती है। क्या होती है, ज़्यादा कूल, जिससे आपको आइसक्रीम का एक बेटर टेस्ट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा समटाइम्स ये बन जाता है कि जो ओशियन होता है, ओशियन, ठीक है, उसका वाटर कभी भी फ्रिज नहीं होता, ऐसा क्यों? आप क्या बोलते हो, जो ओशियन होता है, सी होता है, उसमें क्या होता है, डिसॉल्व्ड साल्ट्स होते हैं। कौन से, NVS।
समुंदर है उसमें बहुत सारे डिजोल्ड NVS होते हैं, जिससे जो हमारे पास समुंदर का वाटर होता है, सी का वाटर होता है, ओशन का वाटर होता है, उसमें क्या बनता है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे वो इजीली हमारे पास फ्रीज नहीं होता है। तो ये थे बच्चों हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर करने से पहले एक छोटी सी टर्म हमारे पास आती है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हो, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, या आप इसको बोलते हो SPM। क्या बोल देते हो, SPM। ठीक है, SPM और सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होती है, आप क्या बोलते हो, SPM हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से ओनली सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वही पास हो सकता है। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जो ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है खुद में से पास होने के लिए, ये सॉलिड के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती, उसको आप क्या बोलते हो, SPM या फिर सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। बात करें एग्जांपल्स की, ये जो SPM होती है ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो हमारे पास नेचुरल और एक आपके पास क्या होती है, आर्टिफिशियल। बात करें नेचुरल एग्जांपल्स की, तो इसमें हमारे पास आता है ब्लैडर आता है पिग का, गोट का। ठीक है, जो पिग है, गोट है, उनका जो ब्लैडर है वो काम करता है एज ए SPM। इसके अलावा जितने भी हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, उनकी जो आउटर स्किन है वो काम करती है एज ए SPM। हमारी बॉडी मतलब एनिमल्स की जो आउटर स्किन है वो भी काम करती है एज ए SPM। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास सेल वाल होती है वो भी काम करती है एज ए SPM। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या क्या बन गए आपके पास, ब्लैडर ऑफ पिग एंड गॉट, जितने भी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, उनकी जो आउटर स्किन है वो काम करेगी एज ए SPM। एनिमल्स की जो बॉडी है उनकी जो आउटर स्किन है वो भी काम करती है एज ए SPM। इसके अलावा जो हमारे पास सेल वाला है वो भी काम करती है एज ए SPM। बात करें आर्टिफिशियल एग्जांपल्स की, इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स आते हैं, जैसे आपके पास सिलिकेट्स हो गए, आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के, ये हमारे पास काम कर सकते हैं एज ए SPM। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जैसे कॉपर, फेरोसाइनाइड, ये भी हमारे पास काम करता है एज ए SPM। ठीक है, अब बच्चों आपने SPM के बारे में सीख लिया है। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास यूज़ में आएगी उसका नाम है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। क्या होता है, मिक्सिंग। ठीक है, जब भी दो लिक्विड्स या गैसेस के अंदर स्पॉन्टेनियसली क्या होते हैं, मिक्सिंग होती है, उसी को आप क्या बोल देते हो, डिफ्यूज़न। क्या बोल देते हो, डिफ्यूज़न। समझते हैं, मान लो आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, एक तो आपके पास क्या वाटर है, ये सारा आपके पास क्या वाटर। ठीक है, ये हमारे पास कोई दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर हम सोल्यूशन ले लेते हैं किसका, कॉपर सल्फेट का। ये आपके पास सोल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का। एंड आप सभी को पता है कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो कैसा होता है, ब्लू इन द कलर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं। जैसे इस वाटर के अंदर मैं कॉपर सल्फेट को मिक्स करूँगा, फाइनली जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा, मुझे पहले ये बताओ ये सोल्यूशन बना, इसका जो कलर है वो कैसा होगा। ठीक है, ऑब्वियस है, कलर कौन सा आएगा, ब्लू। ठीक है, वाटर आपके पास क्या है, सॉल्वेंट। वाटर आपके पास क्या है, सॉल्वेंट। एंड ये जो कॉपर सल्फेट है ये आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूट। जैसे आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मिक्स कर दोगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, फाइनली जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास कैसा बनेगा, ब्लू बनेगा इन द कलर। यानी हुआ क्या, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इंटरमिक्स हो गए किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। इसी इंटरमिक्सिंग को आप क्या बोल देते हो, डिफ्यूजन। क्या बोल देते हो, डिफ्यूजन। अभी हम क्या करते हैं, यही वाटर एंड यही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इन दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं बाय द SPM। ये बच्चों हमने बीच में लगा दिया SPM। ठीक है, यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ वाटर। ये आपके पास वाटर है, प्योर वाटर है, ये आपके पास वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, प्योर सॉल्वेंट। इसका मैं बोलता हूँ प्योर सॉल्वेंट क्योंकि इसमें बिल्कुल भी सॉल्यूट मिक्स नहीं है। एंड ये आपके पास क्या सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन, अगेन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, पहले हमने डिफ्यूजन करवा के देख लिया। अब हमने क्या किया, उसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को और वाटर को आपस में सेपरेट कर दिया बाय द SPM। ठीक है, तो अभी देखो ऑस्मोसिस होगा क्या, जो प्योर वाटर है इस साइड से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो एंट्री करेंगे, कहाँ पर एंट्री करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर।
जिससे सोल्यूशन के अंदर लेवल या वॉल्यूम है वो राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस। क्या बोल देते हो, ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन में आप क्या बोलते हो, जब भी आप, ध्यान सुनना, जब भी आप प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को आपस में सेपरेट कर देते हो बाय द एसपीएम, इस कंडीशन के अंदर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होता है उनका एक स्पॉन्टेनियसली फ्लो शुरू हो जाता है। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक स्पॉन्टेनियसली फ्लो शुरू हो जाता है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं कहाँ से कहाँ जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन वाली साइड के अंदर। इसी को आप क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हमारा बच्चों पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि ऑस्मोसिस होता है और जो डिफ्यूज़न होता है इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्लियर करते हैं। ये आपके पास क्या है, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो पहला डिफरेंस आप क्या बोल सकते हो, पहला डिफरेंस आप ये बोल सकते हो, ऑस्मोसिस अगर आपको करवाना है तो आपको क्या चाहिए, एसपीएम। क्या चाहिए, एसपीएम। लेकिन जो डिफ्यूज़न होता है वो विदाउट एसपीएम हो सकता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस आप क्या बोलते हो, जब भी हमारे पास ऑस्मोसिस होता है तो ओनली जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वही फ्लो करता है। ओनली जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वही फ्लो करता है, सॉलिड का पार्टिकल है वो फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब भी डिफ्यूज़न होता है तो जो हमारे पास सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है दोनों के पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, दोनों के पार्टिकल्स फ्लो। एंड ध्यान से देखो बच्चों, इस पोर्शन के अंदर प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या यहाँ पे कोई सॉल्यूट मिक्स है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। सिंपली लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या फिर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट मिक्स है, बिल्कुल मिक्स है, कौन सा, कॉपर सल्फेट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन में मैंने बोला कि जब भी आपके पास ऑस्मोसिस का फिनोमेना होता है तो ऑस्मोसिस के अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो फ्लो करते हैं। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, या फिर आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो तीन तरह से आप डिफाइन कर सकते हो ऑस्मोसिस को, कि ऑस्मोसिस के अंदर हमेशा जो सॉल्वेंट है पहली बात वही फ्लो करेगा। ठीक है, उसका जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, या फिर होगा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, या बोल सकते हो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, या और बोले तो आप बोल सकते हो हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पे पूरा सॉल्वेंट ही है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, तो आपने क्या बोला, लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जाएगा ऑस्मोसिस। बात कर रहे थे डिफरेंसेस की। पहला जो डिफरेंस है वो हमारा क्लियर हो गया था। ऑस्मोसिस में क्या चाहिए, एसपीएम। डिफ्यूजन में हमें कोई एसपीएम नहीं चाहिए। जब भी ऑस्मोसिस होएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसका फ्लो देखने को मिलेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। लेकिन जब भी डिफ्यूज़न होता है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स और सॉल्यूट के पार्टिकल्स दोनों ही फ्लो करते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको अभी बताया, ऑस्मोसिस हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस हमेशा आएगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन जो डिफ्यूज़न होता है ये हमेशा होता है हमारे पास हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये लो से हाई की तरफ जाता है, लेकिन ये हाई से लो की तरफ जाता है। फिर ध्यान रखना, ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना है ये सिर्फ सॉल्यूशंस में काम करता है, लिक्विड्स में काम करता है। लेकिन डिफ्यूज़न का फिनोमेना लिक्विड्स में भी काम करता है और गैसेस में भी काम करता है। ठीक है, सेम जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है आपको गैसेस में भी देखने को मिलता है। ऑस्मोसिस को आप स्टॉप भी कर सकते हो, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, ये हम सीखेंगे। डिफ्यूज़न एक बार हो गया तो हो गया। ठीक है, ना ही तो ये स्टॉप हो सकता है और ना ही आपके पास ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास बन जाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगेन सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, जिनको हमने सेपरेट कर दिया बाय द एसपीएम। इस कंडीशन में क्या आएगा, आपके पास ऑस्मोसिस होएगा। ये जो हमारे पास सॉल्वेंट वाली साइड है, यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ पे एंट्री करेंगे, इन द सॉल्यूशन साइड। ठीक है, जिससे सॉल्यूशन के अंदर लेवल का राइज होना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास था ऑस्मोसिस। अब बच्चों हमें ये जो ऑस्मोसिस का फिनोमेना आ रहा है यहाँ पर, इसको स्टॉप करना है। क्या करना है, स्टॉप। ठीक है, तो स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सोल्यूशन वाली साइड है यहीं पर हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं, पाई। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना है पाई। पी एटमॉस्फेरिक यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और पी एटमॉस्फेरिक यहाँ भी पहले से काम कर रहा है। ठीक है, एंड आपको पता है कि जो पी एटमॉस्फेरिक है वो तो हर जगह काम करता ही है।
पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, डेफिनेशन में आप ये लिखते हो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो कि आप सोल्यूशन वाली साइड में अप्लाई करते हो ताकि जो आपके पास ऑस्मोसिस है वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम करते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। देखो बच्चों, जो पाई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। पाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आप इन दोनों को कंबाइन करो, पाई हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CT। जैसे आप साइन हटाओगे यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का, आपके पास कांस्टेंट आएगा R, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास पाई इज इक्वल टू CRT। ये हमारे पास बन जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है। नाउ सिंस आपको पता है जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम, तो पुट करो, ये बन जाएगा पाई इज इक्वल टू N/V/RT, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा पाई V इज इक्वल टू NRT। पाई V इज इक्वल टू NRT जो आपके पास आया, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। वैन हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। पाई V इज इक्वल टू NRT आ चुका है, इसको हम बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। नाउ नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से पाई V, यहाँ से आप सिंपल पाई निकाल लो, WB/RT बाय में MB इंटू में V। ये हमारे पास आ गया पाई का कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आप MB भी निकाल सकते हो। MB मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा WB/RT बाय में पाई इंटू में V, ठीक है। ये हो चुका हमारे पास पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल डेरिवेशन। यहाँ से बच्चों हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बोलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो आप क्या बोलते हो, ये हमारे पास एक्स्ट्रा प्रेशर है जो कि हम सोल्यूशन वाली साइड में अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारे पास ऑस्मोसिस है वो रुक जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको आप लिखते हो पाई से। पाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। हेंस पाई क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CT। जैसे आप साइन हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, गैस कांस्टेंट, तो आप लिखते हो R। पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, CRT। नाउ कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम, तो जहाँ पे C था मैंने पुट कर दिया N बाय में V। पाई V इज इक्वल टू आ गया NRT, ठीक है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है पाई V इज इक्वल टू NRT, इसको हम क्या बोलते हैं, वैन ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। नाउ नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला गिवन मास बाय में क्या आता है, मोलिकुलर मास। यहाँ से हमने पाई निकाल लिया कंप्लीट, WB/RT बाय में MB इंटू में V। यहाँ से आप MB निकाल सकते हो, वो बन गया WB/RT बाय में पाई इंटू में V। क्वेश्चन क्या बनेगा, अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बताइए, प्रूव कीजिए। ये हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे प्रूव कर सकते हो, यहाँ से सीधा सिंस पाई क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हिंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर आपको बोलेगा विद द हेल्प ऑफ पाई आप सॉल्यूट का जो मोलिकुलर मास है उसको कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो MB इज इक्वल टू क्या आता है, WB/RT बाय में पाई इंटू में V, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और हमारा बनता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे कि मैंने आपको सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बता दिया कि आप सभी के सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्या निकाल सकते हो, MB, क्या निकाल सकते हो, MB, ठीक है। चाहे वो आपके पास एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है, या आपके पास RLVP है, ठीक है। सभी के अंदर आप MB निकाल सकते हो। क्वेश्चन ये बनेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट्स, मेनली हम यूज़ करते हैं किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। किसका यूज़ करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ध्यान रखना, ऐसा क्यों, जितने भी हमारे पास बाकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, रिमेनिंग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें आपके पास आ गया एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, या आपके पास आ गया RLVP, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, पाई को छोड़कर बाकी जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी कैलकुलेशंस की जाती हैं हाई टेम्परेचर पे या फिर लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे या फिर लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे जाने पर या फिर लो टेम्परेचर पे जाने पर होता क्या है, जो हमारे पास सॉल्यूट होते हैं जिसमें मेनली आपके पास क्या आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे आपके पास प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है। आप क्या बोलते हो,
मैक्सिमम जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है एक्सेप्ट पाई, ठीक है, उनकी जो कैलकुलेशन होते हैं वो होते हैं मेनली हाई टेम्परेचर पे या फिर लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे जाने पर होता है क्या, जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनका हम एमबी निकालना चाहते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, चेंज होता है, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे जाने पर ये जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अफेक्ट होती है। पाई होता है पाई का एडवांटेज ये है कि पाई को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हो। कहाँ पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे। सिंस पाई की कैलकुलेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो सकती है, दैट इज़ वाई हम यूज़ करते हैं किसका, पाई का। किसका यूज़ करते हैं, पाई का, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब आपने जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बारे में सीख लिया, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो भी कर लिया। एक सिंपल से डेफिनेशंस बनेंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास क्या है, 3 टाइप्स का सोल्यूशन बनता है, 3 टाइप्स का सोल्यूशन। एक को आप क्या बोलते हो, आइसोटोनिक। क्या बोलते हो, आइसोटोनिक। एक को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। क्या बोल देते हो आप, हाइपरटोनिक। एंड एक को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। कई बार एग्जाम में या वैसे भी हमारे पास ये यूज़ में आते हैं डेफिनेशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ध्यान सुनना, बहुत ज़्यादा आसान है। दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम, उनको आप क्या बोलते हो, आइसोटोनिक। क्या बोलते हो, आइसोटोनिक, ठीक है। हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो हमारे पास आइसोटोनिक होती है विद ए NaCl सोल्यूशन, ठीक है। ऐसा NaCl सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.91% m/v। आरबीसी आपके पास आइसोटोनिक होती है विद द NaCl सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.91% m/v, ठीक है। अगेन ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम, उनको बोलते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या इनको आइसोमोटिक सॉल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। हमारी जो आरबीसी होती है वो हमारे पास आइसोटोनिक बनती है विद द NaCl सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.91% m/v। बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की और हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। अगर दो सॉल्यूशंस आपको ए और बी गिवन है, अगर इन दोनों का जो पाई है वो सेम आता है, पाई ए इज इक्वल टू क्या आता है, पाई बी, बताओ तो अब ये क्या बन जाएंगे, आइसोटोनिक। क्या बन जाएंगे, आइसोटोनिक। मैंने बोला ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से, ठीक है। वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर सॉल्यूशन, उसको आप बोलते हो हाइपरटोनिक। इसको आप क्या बोल दोगे, हाइपरटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले के कंपेयर में ज़्यादा आता है उसको आप बोलते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दूसरे वाले के कंपेयर में कम होता है, उसको आप बोलते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोल देते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है। अभी हम समझते हैं एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के बारे में। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, इनको समझने के लिए हम केस लेते हैं आरबीसी का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट केस है आरबीसी के, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तीनों केसेस के अंदर हमने आरबीसी को डिप किया है सॉल्यूशंस के अंदर, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशंस क्या है, अलग अलग हैं। पहला सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है, 0.91% m/v NaCl। दूसरा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन आपके पास क्या, मोर देन 0.91% m/v NaCl। और तीसरा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, लेस देन आ रही है 0.91% m/v NaCl सॉल्यूशन। चेक करते हैं हर एक केस में क्या होगा। बच्चा जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि आरबीसी हमारे पास क्या होती है, आइसोटोनिक होती है विद ए सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.91% m/v NaCl, ठीक है। सिंस ये जो आरबीसी का सॉल्यूशन है और ये जो NaCl का सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। तो ध्यान रखना, जब भी दो सॉल्यूशन ऐसे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बन जाए, सेम बन जाए, तो वहाँ पर ऑस्मोसिस का फिनोमेना नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे आरबीसी में ना तो स्वेलिंग होगी और ना ही हमारे पास श्रिंकिंग होगी, ठीक है। तो पहले केस में आप क्या लिखोगे, नो स्वेलिंग एज वेल एज नो श्रिंकिंग, ठीक है। पहले केस के अंदर ना तो हमारे पास सेल के अंदर श्रिंकिंग होगी और ना ही हमारे पास स्वेलिंग होगी। दूसरा केस, ये आपके पास आरबीसी बार सॉल्यूशन कैसा है जिसकी कंसंट्रेशन क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, किससे ज़्यादा आ रही है, 0.91% m/v NaCl। सिंस हमारे पास बार सॉल्यूशन ऐसा जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब बार सॉल्यूशन कैसा आपके पास, हाई कंसंट्रेशन वाला।
तो ऑटोमेटिक आरबीसी में सोल्यूशन कौन सा आ जाएगा, लो कंसंट्रेशन वाला। ठीक है, एंड आपने सीखा था कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना कहाँ से कहाँ होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, बताया था मैंने आपको, लो कंसंट्रेशन से कहाँ पे होता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर जो आरबीसी की सेल वाल है ये वाली, जो कि काम करेगी एज ए एसपीएम, यहाँ से हमारे पास सॉल्वेंट बाहर निकलेगा ड्यू टू द ऑस्मोसिस। और जैसे सॉल्वेंट हमारे पास बाहर निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी का जो साइज है वो क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, एंड श्रिंक करने की कंडीशन को आप बोलते हो प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हो, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करो कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उनका फ्लो कैसा हो रहा है, आउटवर्ड, बाहर की ओर हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो आपको मिलता है आउटवर्ड देखने को, कैसे आउटवर्ड देखने को, तो उसी को आप क्या बोलते हो, एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोल देते हो आप इसको, एक्सोऑस्मोसिस, या आपके पास है एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, पहला केस हमने किया क्योंकि आरबीसी और जो हमारे पास सॉल्यूशन है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। इस कंडीशन के अंदर हमें ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगी, यानी ना तो कोई सॉल्वेंट की एंट्री होगी और ना ही हमारे पास सॉल्वेंट क्या करेगा, एग्जिट। क्योंकि ना तो यहाँ पे सॉल्वेंट की एंट्री हो रही है और ना ही सॉल्वेंट का एग्जिट हो रहा है, तो सेल का जो साइज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ना तो उसमें श्रिंकिंग होएगी और ना ही उसमें स्वेलिंग होएगी। बट इस केस के अंदर हमने देखा कि बाहर जो सोल्यूशन है वो कैसा है, हाई कंसंट्रेशन वाला है, एंड आरबीसी का सोल्यूशन कौन सा हो गया, लो कंसंट्रेशन वाला हो गया। एंड जब भी दो डिफरेंट सोल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, अलग अलग होती है, आपने उनको सेपरेट कर दिया बाय द एसपीएम। इस कंडीशन में क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। तो यहाँ भी ऑस्मोसिस होगा, अंदर से जो सॉल्वेंट है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस का फिनोमेना हमेशा लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे आरबीसी से सॉल्वेंट बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो आरबीसी का जो साइज है वो पहले से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। अब क्या बोलते हैं, जो आरबीसी है वो कर जाएगी श्रिंक। ठीक है, एंड आरबीसी की जो श्रिंकिंग करने का प्रोसेस है इसको आप बोलते हो प्लाज्मोलाइसिस। एंड यहाँ पे ऑस्मोसिस के दौरान हमने देखा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उनका क्या हो रहा है, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, वो बाहर क्यों निकल रहे हैं, इसको आप क्या बोलते हो, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस हम इसको बोलते हैं। बात करते हैं थर्ड केस की। ध्यान से देखो, इन द थर्ड केस बाहर सोल्यूशन कैसा है, लेस कंसंट्रेशन वाला, तो अंदर सोल्यूशन कैसा बन जाएगा आपके पास, हाई कंसंट्रेशन वाला। ऑस्मोसिस होगी तो ऑस्मोसिस में होगा क्या, बाहर से जो सॉल्वेंट है वो एंट्री करेगा, किस में एंट्री करेगा, सेल के अंदर एंट्री करेगा। इससे जो सेल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो सेल है वो आपके पास स्वेल कर जाएगी, क्या कर जाएगी, स्वेल। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। इस स्वेलिंग को आप क्या बोलते हो, हेमोलाइसिस। क्या बोलते हो, हेमोलाइसिस। श्रिंकिंग को तो आप बोलते हो प्लाज्मोलाइसिस, लेकिन जो हमारे पास स्वेलिंग होती है उसको आप क्या बोलते हो, हेमोलाइसिस। फिर एक चीज़ ये देखो कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो एंट्री कर रहे हैं अंदर, किसके, आरबीसी के। तो जो इनवर्ड फ्लो होता है हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, इसको आप क्या बोलते हो, एंडोऑस्मोसिस। ये आपके पास केस हो जाएगा एंडोऑस्मोसिस का, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, पहला केस आरबीसी में ना तो हमारे पास स्वेलिंग होगी और ना ही श्रिंकिंग होगी। क्यों, क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बना हुआ है, सेम। और हमने सीख लिया दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, वहाँ पर कभी भी ऑस्मोसिस नहीं होती है। दूसरा केस, बाहर जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या है, कम, तो ऑस्मोसिस देखने को मिलेगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। इस कंडीशन के अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है आरबीसी से बाहर निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, सोल्यूशन में। तो आरबीसी का साइज क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगी। एंड श्रिंकिंग करने की कंडीशन को आप क्या बोलते हो, प्लाज्मोलाइसिस। एंड जो आउटवर्ड फ्लो हो रहा है हमारे पास किसका, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ बात करें बाहर सोल्यूशन कैसा था, लेस कंसंट्रेशन वाला, तो आरबीसी का सोल्यूशन कौन सा था, हाई कंसंट्रेशन वाला। ऑस्मोसिस होगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है वो एंट्री करेंगे किसमें, आरबीसी में। आरबीसी का साइज बढ़ेगा, इसको आप क्या बोलते हो, स्वेलिंग। स्वेलिंग हो जाएगी आरबीसी के अंदर, एंड इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में हेमोलाइसिस। क्या बोलते हो, हेमोलाइसिस। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो इनवर्ड फ्लो होता है सेल के अंदर, इसको आप क्या बोलते हो, एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हो, एंडोऑस्मोसिस। पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं सॉल्वेंट के फ्रॉम द सेल, आपने बोल दिया एक्सो। एक्सो का मतलब एग्जिट कर रहा है। पार्टिकल्स अंदर एंट्री कर रहे हैं तो हमने बोल दिया एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, ये थी बच्चों डेफिनेशन, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, हेमोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। आपके पास एक वर्ड और आएगा वेरी शॉर्ट में, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, टर्गर क्या होता है, टर्गर। आप क्या बोलते हो,
जब भी एंडोस्मोसिस होता है इस कंडीशन के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ पे जाते हैं, आरबीसी में। तो आरबीसी में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, एंड ये ज़्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कहाँ पर, ऑन द सेल वॉल। जब भी एंडोस्मोसिस होता है तो आरबीसी के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होता है ऑन द सेल वॉल। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्गर। क्या बोल देते हैं, टर्गर। ठीक है, तो ये था बच्चों एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। अभी हम डिस्कस करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। अभी हमारा लास्ट टॉपिक आता है जो कि है रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड इसकी एक मेन एप्लीकेशन डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, अगेन आपके पास सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, आपने दोनों को सेपरेट कर दिया बाय द एसपीएम। तो बताओ क्या होगा, होना क्या, ऑस्मोसिस होगा। सॉल्वेंट से पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन की तरफ। फिर जो आपके पास सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स कहाँ पे मूव करेंगे, सोल्यूशन की तरफ। अगर मुझे इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करनी है तो मैं क्या करूँगा, ये जो सोल्यूशन वाली साइड है यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा एक्स्ट्रा प्रेशर पाई। ठीक है, पाई। बट मैंने अभी अप्लाई किया यहाँ पर पी डैश। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया एक्स्ट्रा वो क्या है, पी डैश है, एंड पी डैश आपके पास क्या है, मोर देन पाई। ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया उसकी वैल्यू क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। इस कंडीशन में बच्चों ध्यान रखना, ऑस्मोसिस रुकेगी नहीं बल्कि रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स। पहले जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, जो सॉल्वेंट वाली साइड है वहाँ से कहाँ रहे थे, सोल्यूशन वाली साइड की तरफ। अब वही जो हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन से कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट की तरफ। ऑस्मोसिस क्या होगी, रिवर्स होगी। इसी को आप क्या बोलते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आप सॉल्यूशन वाली साइड के अंदर, ध्यान से सुनो, अगर आप सॉल्यूशन वाली साइड के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करो, कौन सा, पी डैश, जो कि आपके पास क्या होता है, मोर देन पाई। इस कंडीशन के अंदर ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स हो जाती है। अगर पी डैश इक्वल टू पाई होता तो आपके पास ऑस्मोसिस रुकता। उसका मतलब ये था जितना सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ एंट्री करेगा एट द सेम टाइम उतने सॉल्वेंट वापस यहाँ पे एंट्री कर लेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ऑस्मोसिस क्या स्टॉप होगी। ठीक है, बट अगर जो प्रेशर है वो आपके पास मोर देन पाई हो जाए, इस कंडीशन के अंदर ऑस्मोसिस क्या होती है, टोटली रिवर्स हो जाती है। अब ज़्यादा सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ एंट्री करेगा तो उसको आप क्या बोलते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस। डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है कि जब भी आप सोल्यूशन वाली साइड के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो जो कि मोर देन पाई होता है, इस कंडीशन के अंदर ऑस्मोसिस हमेशा क्या आते हैं, रिवर्स हो जाती है। इसी को आप क्या बोलते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बच्चों बहुत सी एप्लीकेशन बनती है, आसान वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि घरों के अंदर हम वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं, एंड जो वाटर प्योरीफायर आप यूज़ करते हो उसके अंदर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेन एप्लीकेशन डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर है उससे साल्ट को रिमूव करने के लिए आप यूज़ करते हो किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस का। अगेन सेम सेटअप है, ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट वाटर हो गया, या आपके पास सोल्यूशन सी वाटर। ठीक है, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया बाय द एसपीएम। बताओ क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी। यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ पर एंट्री करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ये सोल्यूशन वाली साइड, सी वाटर वाली साइड, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, कौन सा, वही पी डैश, एंड पी डैश आपके पास क्या आएगा, मोर देन पाई। अब बताओ क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या आ जाएगी, रिवर्स। अब यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ पर एंट्री करेगा, और सॉल्वेंट का मतलब क्या है, वाटर एंट्री करेगा। ठीक है, एंड इस वाटर को हम आउटलेट से बाहर निकालते जाएंगे। सिंपल, ये आपके पास बन गया डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट को जो रिमूव करते हैं इसी टेक्निक को आप क्या बोलते हो, डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। प्योर वाटर था, सी वाटर था, सॉल्वेंट वाली साइड, सोल्यूशन वाली साइड, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा प्रेशर पी डैश विच इज़ मोर देन पाई। इस कंडीशन में ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ से जितना भी सॉल्वेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, जिससे इस टैंक में लेवल बढ़ेगा वाटर का, जिसको हम टाइम टू टाइम वाटर को आउटलेट से बाहर निकालते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारे पास यहीं पे फिनिश होती है, जहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया अबाउट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में और कंप्लीट ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। नाउ बच्चों, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।